Hello students, my name is Tripti Singh and I am an assistant professor in Dayal group of institutions. The topic which I am going to explain you all is Industrial Policy 1951. This topic comes under the subject of business environment. Now policy is a plan of action by a government or any organization or a company. ठीक, पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान ऑफ एक्शन है, मतलब जिस वजह से वो सर्वाइव कर रही हैं, जिस वजह से वो एग्जिस्टेंस में आई हैं, उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, वो क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, किस वजह से वो इस्टेब्लिश हुए हैं, उसी का एक प्लान ऑफ एक्शन रिटन फॉर्म में जो होता है उसे ही हम पॉलिसी कहते हैं. पॉलिसी क्या हो गया? अ रिटन प्लान ऑफ एक्शन ऑफ अ कंपनी और अ ऑर्गेनाइजेशन और बाय अ गवर्नमेंट. ठीक, नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951 की बात हमें करनी है. यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा हुआ था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने की बात करी गई, क्योंकि बहुत सी कंपनियां क्या हो गई थी, ठप हो गई थी और उनका काम बंद हो गया था, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे. मगर क्या हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 के बाद, तब उन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने की बात आई और तभी हमने ये मतलब गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड करा कि हम लोग एक पॉलिसी बनाते हैं. तो पहली पॉलिसी उसमें जो बनी थी वो बनी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951. अब इसमें था क्या कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया विद द पासिंग ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. ये एक्ट है IDRA एक्ट, जो कि 1951 में बनाया गया और दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन May 8, 1952. ये एक्ट जो बना इस पॉलिसी के तहत वो था आपकी इंडस्ट्रीज़ के रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट के लिए पहला एक्ट आपका बनाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत. और इसमें इस पॉलिसी में क्या था या इस एक्ट में क्या था कि द कंसेप्चुअल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल स्केल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस IDRA एक्ट. ठीक, तो जो भी IDRA एक्ट में बात कही गई है उसमें क्या था कि कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीगली और उसका क्या कॉन्सेप्चुअली आप उसे कैसे रन करेंगे, क्या आपकी वर्किंग होगी, ये सारी बातें उस पॉलिसी में लिखी हुई थी. और मेजर जो उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो यही था कि जो इंडस्ट्रीज़ हमारी हैं उनको कैसे हम रिवाइव करें, उनका कैसे रेगुलेशन हो, उसका कैसे कंट्रोल हो, उसको कैसे हम प्रमोट करें, क्योंकि अभी तक जो हालत थी उन इंडस्ट्रीज़ की वो एकदम बेकार थी, पुअर हालत में थी, एकदम जो चल भी रही थी वो भी बंद हो गई थी. उनको रिवाइव करने के लिए ये हमने पॉलिसी बनाई. तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951 का वो यही था कि टू इंश्योर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़. जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है उनके रेगुलेशन और डेवलपमेंट को करने के लिए हमने ये पॉलिसी में पहला पॉइंट इसमें नोट करा. ठीक, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात या जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का वो यही था कि टू इंश्योर प्लानिंग एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग्स. जो भी हम न्यू अंडरटेकिंग्स हमारी हैं, जो न्यू इंडस्ट्रीज हम सेटअप कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग और उसका फ्यूचर में कैसे डेवलपमेंट करेंगे वो बात भी हमने इसमें ध्यान में रखी और ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव बना इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फ्रेम करने का. तीसरी बात कि प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस. जो भी हमारे इंश्योरेंस बिजनेस है या इंश्योरेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उनकी एफिशिएंसी को कंडक्ट करना, उसको और बढ़ावा देना, उसको और प्रमोट करना, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था. नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट मे बी ऑफर्ड बाय इंश्योरर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस. मतलब जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इन इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस बिजनेस, उसमें हम अपने इंश्योरर्स को क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको ऑफर कर रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनके साथ हम इंश्योरेंस बिजनेस में आ रहे हैं, ये सारी बातें भी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951 में हमने नोट करी. या उसको ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव रहा कि कैसे उसको हम कंट्रोल करेंगे अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ को. इसके लिए भी हम लोगों ने इस पॉलिसी को 1951 को फ्रेम किया. नेक्स्ट था इसमें जो ऑब्जेक्टिव वो था रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड इन इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनीज जो हमारी हैं उसमें कैसे हम अपने फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे, कितना हमें उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भी हम लोग ने ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951 को फ्रेम किया था. ठीक, अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो मेंबर्स
होते हैं वो 10 मेंबर्स होते हैं, मतलब द अथॉरिटी इज अ 10 मेंबर टीम कंसिस्टिंग ऑफ 1 चेयरमैन, 5 होल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है, इस तरह करके पूरे 10 मेंबर्स होते हैं इस पॉलिसी में। ठीक, अब कुछ फंक्शंस है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो ऑब्जेक्टिव थे इसके इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। ठीक, अब नेक्स्ट है इसके कुछ फंक्शंस। पहला फंक्शन जो है वो क्या है, इट डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विद प्रॉपर कैपेसिटी। पहली बात तो ये, पहला जो पॉलिसी का फंक्शन है वो यही है कि जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसी भी न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, वो पूरी तरह से सही है कि नहीं है। इंडस्ट्रीज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स वो इंडस्ट्रीज़ अपनी सेटअप करने के लिए लगा रही हैं वो सही है कि नहीं। आप लोगों ने शायद इससे पहले अगर पढ़ाई करी होगी और पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में, कि जब भी हम किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं उसमें कंपनी के क्या फ्यूचर में क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या किस ऑब्जेक्टिव के साथ वो ओपन हो रही हैं वो कंपनी, और क्या उनका कहाँ उनका लोकेशन होगा, क्या कौन उनके मेंबर्स होंगे, कौन उनके डायरेक्टर्स होंगे, वो सारी बातें उन डॉक्यूमेंट्स में लिखी होती हैं। और वो सब ले जाके रजिस्ट्रार के पास मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स को ले जाया जाता है, ताकि रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस लेने के बाद रजिस्टर कर सके आपकी कंपनी को। तो यहाँ पे जो ये पहला फंक्शन है ये यही कह रहा है कि डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स विद प्रॉपर कैपेसिटी, मतलब कि वहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है इस न्यू अंडरटेकिंग या जो न्यू इंडस्ट्री आप सेटअप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, जो मेंबर्स है उसमें जो वर्क करेंगे वो मतलब वो एलिजिबल है कि नहीं है, आपका जो लोकेशन है इंडस्ट्री सेटअप करने का वो सही है कि नहीं। उसके बाद वो वेरीफाई होने के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा उसका, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री को रन करने का। नाउ सेकंड इज रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर आपको यहाँ पे अप्रूवल भी मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन आपकी कंपनी को वो कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, अगर ये पहला फंक्शन है, तो दूसरा जो फंक्शन है वो यही है कि रेवोकेट भी कर सकते हैं। रेवोकेट का मतलब क्या होता है, रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब कि कैंसिल भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर आपने उस डॉक्यूमेंट में कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, जो कि फैक्ट्स हैं एक्चुअल के, उसको आपने मिस रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब कुछ गलत उसमें आपने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं उसमें सारे मेजर हैं, कोई उसमें 18 साल से कम उम्र की नहीं है, मगर जब हम वेरीफाई कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स तो पता चल रहा है कि क्या, कि उसमें तो एक पर्सन जो वो तो माइनर, उसकी एज आपने गलत लिख के दे दी है, वो तो एलिजिबल ही नहीं है आपके मेंबर बनने का इंडस्ट्री का। तो ऐसे केस में इस तरह की अगर और भी कुछ फ्रॉड तरीके से मिसरिप्रेजेंट करा है अपना आपने डॉक्यूमेंट्स और पता चल गया वहाँ पर, तो फिर वो रेवोकेशन का भी उनके पास राइट होता है, और वहाँ पे इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951 के तहत आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन ये होगा कि अगर रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं तो रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं इस पॉलिसी के तहत। तीसरी बात हो गई इंपॉर्टेंट, वो है लाइसेंसिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू आर्टिकल्स। मतलब कि जो भी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई है, मेन तो इसमें यही है कि एक तो रेगुलेशन और दूसरा लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब कि अगर आप कोई भी न्यू अंडरटेकिंग अपनी ओपन करना चाह रहे हैं, कोई न्यू इंडस्ट्री आप लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, और लाइसेंस आपको वहाँ से बाकायदा लेकर तभी आप उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक, और अगर आप मान लीजिए पहले से ही आपकी कोई इंडस्ट्री चल रही है और आप उसमें आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए कोई केमिकल का आपका फैक्ट्री है, वहाँ आप कोई केमिकल बना रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं केमिकल के साथ साथ हम कुछ स्टील का बिजनेस भी करें, तो अगर आप कोई न्यू आर्टिकल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री में, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, भले आपने पहले भी लाइसेंस ले रखा हो। मगर अभी आप क्योंकि न्यू आर्टिकल लेने जा रहे हैं, न्यू आर्टिकल प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस या लाइसेंसिंग का जो ये सिस्टम है, ये पॉलिसी में बहुत ही प्रायोरिटी पे रखा गया। ठीक, तो तीसरा फंक्शन ये होगा कि लाइसेंसिंग ऑफ न्यू अंडरटेकिंग्स, और फॉर प्रोड्यूसिंग एनी न्यू आर्टिकल्स यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल और लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज टू स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट विच शैल बी फॉलोड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक ये भी फंक्शन था कि
किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जिस पे हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को वर्क करना है, वो चीज़ भी स्पेसिफाई करके हमें देना है इंडस्ट्रीज़ को कि आपके ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसको अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप ये इंडस्ट्री अपनी रन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जॉट डाउन करना, ये हमारे इस पॉलिसी में था, और 1951 पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और वन ऑफ द फंक्शंस ये बनता है इसीलिए। ठीक, तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951 बनी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी हमारी आफ्टर जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, और ये पॉलिसी इसीलिए फ्रेम हुई ताकि जो हमारा इंडस्ट्रीज़ का रिवाइवल है, जो सर्वाइवल है, वो अच्छे से हो सके। क्योंकि मतलब देश की आज़ादी के पहले जब लड़ाई झगड़े में क्या हुआ था कि सारी हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो ठप हो गई थी, बंद हो गई थी, उनको रिवाइव करना, क्योंकि उनको रिवाइव करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो सबकी लिविंग चलेगी तभी तो वो टैक्सेस पे करेंगे, और टैक्सेस पे करेंगे तो वो गवर्नमेंट की इनकम होगी, गवर्नमेंट की इनकम होगी तो फिर वो गवर्नमेंट हमारे ही बेनिफिट के लिए, हमारे यूज़ के लिए उसको हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्ट्रीट लाइट्स हैं, सड़कें हैं, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ही वो यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक सो फार। थैंक यू सो मच।